झारखंड में हेमंत सोरेन के शपथ के साथ ही राज्य में नई सरकार का गठन हो गया है। हेमंत सरकार का गठन हो गया है। अब इस सरकार को फ्लोर टेस्ट में जाना है और विश्वास मत हासिल करना है। तो आंकड़ों का समीकरण क्या होगा? क्या अभी इस मौजूदा सरकार को चिंता करने की जरूरत है? क्या इस सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि दोनों ही खेमों से दो विधायक अब सांसद बन चुके हैं। विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में आंकड़े अब क्या रह गए हैं और कौन किसके तरफ होगा? क्या अभी भी ये खतरा है कि विधानसभा में विश्वास मत के दौरान कोई खेला हो जाए? क्या इसे लेकर अभी भी पार्टियां सशंकित हैं? इन तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, अब बारी है फ्लोर टेस्ट की और इसे लेकर देखिए बैठक भी आहूत की गई है और 8 तारीख को फ्लोर टेस्ट में जाना है इस नई सरकार को। ऐसे में आंकड़े अब क्या कहते हैं? 82 सदस्य इस विधानसभा में जब 4 सांसद बन चुके हैं, विधायक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में आंकड़े क्या रह गए हैं? दोनों खेमों के आंकड़े क्या कह रहे हैं? जेएमएम से निष्कासित 2 विधायक अब वो किसकी तरफ जाएंगे? सीता सोरेन भी छोड़ चुकी हैं विधायकी। क्या फिलहाल आकलन नजर आ रहा है? किस तरह का फॉर्मूला बनाती हुई पार्टियां दिख रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम 81 विधानसभा सदस्यों की बात करें तो उसमें से 4 जो विधानसभा सदस्य हैं वो अब सांसद बन चुके हैं और उनमें अगर आप देखें तो 2 आपको जो है वो बीजेपी की तरफ से हैं और 2 जो हैं वो विपक्ष, जो यहाँ पे सत्ता पक्ष है, उनके खेमे से है। तो अगर हम बीजेपी से बात करें तो हजारीबाग से मनीष जायसवाल और बाघमारा से जो ढुल्लू महतो आपको एमएलए थे वो अब एमपी हो चुके हैं। और इसी तरह से अगर आप जेएमएम की बात कीजिए तो शिकारी पाड़ा से नलिन सोरेन जो विधायक थे अब दुमका से सांसद हो गए हैं और मनोहरपुर से जो विधायक थी आपको जोबा मांझी वो भी सांसद हो चुकी हैं। तो ये 4 सीट तो सीधे कम हो चुका है और इसके अलावा सीता सोरेन ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया है, तो 5 जो है वो कम हो जाता है स्ट्रेंथ में। तो आप देखते हैं कि 81 से घटकर जो विधानसभा की जो ताकत रह जाती है वो 76 विधायकों की रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुमत के लिए अब आपको 39 विधायक चाहिए, आधे से एक ज्यादा। अगर आप 76 को आधा करें तो 38 और एक ज्यादा, मतलब कि 39 विधायक जो है वो अब समर्थन के लिए चाहिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए। हालांकि अगर आप इसको देखें कुछ खबरें ये भी हैं अब कि कौन किसको वोट करता है, क्योंकि देखिए अब अगर हम बात करें लोबिन हेम्ब्रम को तो उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। तो जो निष्कासित कर दिए जाते हैं वो अगर चाहते हैं तो वो किसी को भी वोट कर सकते हैं। हालांकि उनके खिलाफ जो है दल बदल के लिए भी कार्रवाई करने की बात जेएमएम कह रहा है, लेकिन चूंकि वो निष्कासित किए गए हैं तो वो किधर भी वोट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन चूंकि चमरा लिंडा को निलंबित किया गया था, उन्हें निष्कासित नहीं किया गया था, तो ऐसी परिस्थिति में उन पर व्हिप जो है वो काम करेगा और अगर जेएमएम व्हिप जारी करता है तो चमरा लिंडा को अपनी सदस्यता बचाने के लिए जेएमएम के पक्ष में ही मत डालना होगा। ये बात जो है वो तय है। इसी तरह से अगर आप जेपी पटेल को देखते हैं जो कि हजारीबाग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, वो बीजेपी के आपको विधायक थे, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पार्टी ने उनके खिलाफ भी जो है दल बदल के लिए जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को लिख दिया है और कार्रवाई करने की बात कही है। तो अभी वो नहीं हुआ है, लेकिन अगर बीजेपी यहां पर व्हिप जारी करता है तब ये देखना दिलचस्प होगा कि ऐसी परिस्थिति में जेपी भाई पटेल जो है क्या रुख अख्तियार करते हैं। क्या वो व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करते हैं? अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उन पर दल बदल कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा, और अगर वो नहीं करते हैं, बीजेपी के साथ पक्ष करते हैं, तो क्या होता है, ये एक बड़ी दिलचस्प स्थिति इस बार बनती हुई दिख रही है। हाँ, इस मामले में सीता सोरेन जो हैं वो क्लियर हैं, चूंकि उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी है, तो उन पर इस तरह की कोई जो है परेशानी वाली बात नहीं है। तब फाइनल आंकड़े क्या नजर आ रहे हैं? अब ये जो इतना उलटफेर हुआ है, कई सांसद बने, कई कुछ को निलंबित निष्कासित, किसी ने विधायकी छोड़ी, तो अब दोनों खेमों में आंकड़े क्या बनते हुए दिख रहे हैं?
अब देखिए, अगर हम वहां पर देखते हैं जब 2019 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस वक्त अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो उस वक्त जो है 18 सीटें जो है वो आपको कांग्रेस को आई थी, 30 जो है वो जेएमएम के पास था, 1 आरजेडी के पास था। और अभी जो है सीपीआईएमएल चूंकि अभी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा है, तो ये मानकर चला जा सकता है कि विनोद सिंह भी इस गठबंधन का साथ देंगे, तो ये संख्या आपको 50 पहुंचती है। लेकिन होता क्या है कि इसमें से 4 अगर आप देखें कि सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, नलिन सोरेन और जोबा मांझी, ये 4 तो अब वोट करेंगे नहीं, चूंकि सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और लोबिन निष्कासित हैं, तो वो अब उनके मन पर है वो वोट करें या न करें। तो अगर आप वर्स्ट सिचुएशन में लेकर चलते हैं कि अगर वो वोट नहीं करते हैं तो नलिन सोरेन और जोबा मांझी तो वोट नहीं ही करेंगी, तो अगर 4 आप घटा दीजिए तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 46 के पास जो है वो आ जाता है सत्ता पक्ष का समीकरण, और चाहिए आपको 39। तो मुझे लगता है कि वो आसानी से जो है वो मिल जाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो बीजेपी के 25 विधायक थे 2019 विधानसभा चुनाव में, जिसमें कि 2 जो हैं आपको आजसू जीता था, बाद में एक और सीट जो है वो आजसू को मिल गया। एक जो है बाबूलाल मरांडी की संख्या बढ़ती है, एनसीपी ने भी समर्थन किया है, और अमित यादव भी अक्सर जो है बीजेपी निर्दलीय हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ ही वोट किया है। अब सरयू राय किस दिशा में जाते हैं इस पर भी नजर होगी। आमतौर पर अभी तक अगर आप इस विधानसभा में देखें तो जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी है, सरयू राय ने बीजेपी के साथ वोट किया है। लेकिन ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां वो तटस्थ भी रह सकते हैं, क्योंकि अब सामने विधानसभा चुनाव है और वो किस ओर जाएंगे ये अभी बहुत साफ खुलकर नहीं है। तो सरयू राय पर भी नजर होगी अगर वोटिंग की स्थिति आती है तब। दूसरी तरफ अगर आप ये देखिए कि कांग्रेस की तरफ से आप देखते हैं तो अभी अगर आप देखें तो अब कांग्रेस को तय करना है कि उसका विधायक दल का नेता कौन होगा। ये भी एक चीज इस सत्र में शायद उससे पहले ये चीजें क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आप आंकड़ों पर जाते हैं तो ये आपको दिखता है कि 44-46 के आसपास जो है वो सत्ता पक्ष के पास समर्थन है। लेकिन जो नजर है, जो देखना है, वो देखना है आपको लोबिन हेम्ब्रम को कि वो किस तरफ वोट करते हैं, देखना है जेपी भाई पटेल को कि वो किस तरफ वोट करते हैं, और सरयू राय पर भी नजर होगी कि वो किसकी तरफ जो है वो वोट करते हैं। चलिए, तो पर्याप्त संख्या बल है सरकार को बहुमत साबित करने के लिए, लेकिन जिस तरह से शपथ ग्रहण दिलाया गया, बहुत हड़बड़ी में शपथ ग्रहण हुआ, किसी भी विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है, तो ऐसे में क्या अभी भी सरकार को खतरा महसूस हो रहा है कि कोई खेला हो सकता है, और इसलिए अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, अब तक किसी भी मंत्री को नहीं रखा गया है? क्या ये एक बड़ी वजह है कि पहले फ्लोर टेस्ट हो जाए, उसके बाद मंत्रियों के नाम सामने आए या मंत्रिमंडल का गठन हो, विस्तार हो, ताकि कोई नाराजगी की बात ना हो, कम से कम सरकार को बहुमत साबित करने से पहले? देखिए, ये एक चौंकाने वाला फैसला था, चूंकि आपने देखा कि शपथ ग्रहण का भी जो समय था वो 2 दिन पहले कर दिया गया। पहले संभावना थी कि 7 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले ले लिया और अकेले लिया, और उसके बाद भी मंत्री कोई उनके साथ शपथ नहीं लेता है। यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्री भी अभी जो है वो सारा काम जो है वो हेमंत सोरेन के जिम्मे ही रहेंगे। तो ये एक थोड़ा चौंकाने वाला फैसला था। देखिए, बीजेपी अब इसमें जाना चाहेगी या कोई खेल करना चाहेगी, इसकी संभावना न के बराबर है। इसलिए क्योंकि 2 महीने के लिए कोई सरकार में इधर उधर करके किसी को कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि अब कभी भी जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो 2-3 महीने के लिए कोई सरकार में जाना नहीं चाहता। इसीलिए मुझे लगता है कि यह चौंकाने वाला फैसला है कि जब बीजेपी की तरफ से इस तरह का कोई खतरा नहीं था तो क्यों कोई और मंत्री जो है उसने शपथ नहीं ली या मंत्रिमंडल के विस्तार को अटकाया गया। एक चीज जो दिखती है वो ये दिखती है कि चूंकि कांग्रेस खेमे से कौन कौन मंत्री बनेंगे, और चूंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो उसके ज्यादातर फैसले जो है वो आला कमान के स्तर पर होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं।
तो हो सकता है इस वजह से भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया, क्योंकि अगर अकेले जेएमएम के मंत्री शपथ लेते और सहयोगी दल कांग्रेस से कोई नहीं होता तो कुछ सवाल उठ सकते थे। तो मुझे लगता है शायद इन चीजों को देखते हुए जो है पूरा मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसे अब कहा गया कि विश्वास मत हासिल करने के अगले दिन जो है वो किया जा सकता है। अब देखना है कि उसके बाद कब होता है। कांग्रेस का खबरें मिल रही हैं कि 8 को विश्वास मत और 9 को मंत्रिमंडल का गठन होगा, विस्तार होगा। तो ऐसे में क्या जो पुराने चेहरे हैं वही रिपीट होंगे? क्योंकि जब नाराजगी का डर है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फेरबदल होने की गुंजाइश है। हाँ, कुछ नए चेहरे ऐड ऑन जरूर होंगे। देखिए, बहुत ज्यादा फेरबदल तो ऐसे भी नहीं किया जाएगा। अगर आप इसे रणनीतिक तौर पर भी देखें, अगर किसी नए विधायक को आप मंत्री पद देते हैं तो वो 2 महीने में क्या अपनी क्षमता को साबित कर सकता है, वो क्या काम कर सकता है, ये भी तो एक सवाल उठता है कि एक नया अभी करेगा क्या। क्योंकि मान लीजिए कि अगर नवंबर दिसंबर में भी चुनाव होते हैं तो आपको जो आदर्श चुनाव संहिता जब अगर लग जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तब तो फिर उसके बाद वो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो उसके पास काम करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। हाँ, संदेश देने के लिए कुछ चेंजेस किए जाएंगे, काम से ज्यादा वो मैसेज कन्वे करने के लिए जो है वो किए जा सकते हैं। और उसी के तहत मुझे लगता है कि एक अनुसूचित जाति के विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है और यहां मुझे लगता है कि बैजनाथ राम को मंत्री बनाया जाना चाहिए। और ये भी एक संदेश देने की बात है, चूंकि 2 महीने में वो भी क्या कर लेंगे। इसके अलावा चूंकि आलमगीर आलम का इस्तीफा हो चुका है मंत्री पद से, तो वहां पर एक मंत्री पद तो जो भी आए किसी न किसी को तो देना होगा, तो वो कोई नया व्यक्ति आएगा ही। तो ये जो कंपल्सन है वही नए फेस के तौर पर सामने आएंगे, संदेश देने के लिए या उस खाली जगह को भरने के लिए। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन की उम्मीद हम करें तो मुझे नहीं दिखता कि बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। चलिए, तो यानी फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह नहीं मिलेगी। पुराने चेहरों के साथ कुछ नए चेहरे जिनकी सीटें खाली हुई हैं उन्हें भरने की कवायद होगी और कहीं ना कहीं एक विश्वास मत से पहले कोशिश होगी कि किसी तरह की नाराजगी ना हो, इसलिए मंत्रिमंडल का गठन या विस्तार अभी नहीं हो रहा है। और अभी मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ही तमाम फैसले ले रहे हैं, कमान संभाले हुए हैं। अब 8 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। उस फ्लोर टेस्ट में सरकार के पास पर्याप्त आंकड़े नजर आ रहे हैं, जिससे लगता नहीं कि इतनी ज्यादा मुश्किलें होंगी, लेकिन एहतियात जरूर बरता जा रहा है। और इसी एहतियात का नतीजा रंजन जी इसे माने कि उससे पहले एक बैठक की गई है ताकि तमाम विधायकों की एकजुटता का पता चल सके। या वो एक औपचारिक बैठक भी होती है कि ये बताया जाता है कि विधायक दल की बैठक हुई, लोगों को बताया जाता है कि अगर वोटिंग की नौबत आती है तो किस तरह से वोट करना है। तो ये सारी चीजें जो प्रक्रियाएं हैं वो समझा दी जाती हैं सारे विधायकों को। तो इस वजह से ये मीटिंग की जा रही है और इसे आप एक औपचारिक मीटिंग जो है वो कह सकते हैं। इसी तरह की मीटिंग मुझे लगता है कि विपक्ष भी करेगा। बीजेपी, आजसू, एनसीपी जो भी उस पाले में है उनकी भी एक बैठक होगी और उसमें उन्हें बताया जाएगा कि अगर मतदान की स्थिति आती है तो क्या करना होगा। वैसे मुझे लगता है कि ध्वनि मत से ही सारी चीजें हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी बीजेपी भी बहुत उत्सुक होगी कि सरकार गिर जाए या सरकार बना ले। वो इस तरह का जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा ना वो मैसेजिंग के पर्पस से होगा। हाँ, बीजेपी ये सवाल सदन में चर्चा होगी तो इस सवाल को जरूर उठाएगी कि चंपई सोरेन को क्यों हटाया गया, क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, और अगर अच्छा काम कर रहे थे तो उन्हें क्यों हटाया गया। ये सवाल जो है बीजेपी करेगी, परिवारवाद पे आरोप भी लगाएगी। परिवारवाद का वो चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन जहां तक सरकार की बात है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। न बीजेपी उसे गिराना चाहेगी, न सरकार को कोई इसमें संदेह होगा या कोई मुश्किल होगी। वो आराम से बहुमत का आंकड़ा जो है प्राप्त कर लेंगे, अगर वोटिंग भी होती है तब भी। लेकिन मुझे लगता है कि ध्वनि मत से ही
सारी चीजें जो है हो जानी चाहिए। सरकार तो बन जाएगी, अब उसके आगे क्या कुछ होता है, बीजेपी अब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा कि एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को किस तरह से मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। बीजेपी के लिए यह जरूरी भी है क्योंकि 5 ट्राइबल सीट बीजेपी ने गंवाया है, तो उसकी कोशिश होगी कि वहां पर वो जितनी सेंधमारी कर सके उस वोट बैंक में और किसी के नाम पर ही कर सके तो वो करने की कोशिश करेगा। वो उसकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन आगे की कार्य योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। चूंकि समय अब बहुत कम है हेमंत सोरेन के पास भी, अब अगर आप देखिए तो समय जो है वो कम है और इसी कम समय में उन्हें वो सारी घोषणाएं भी नहीं करनी है, उसमें से बहुत सारों को इम्प्लीमेंट भी करना होगा ताकि लोगों तक ये संदेश जाए कि उन्हें ये फायदा ये सरकार दे रही है। क्योंकि अब वादों का कोई मतलब नहीं होगा, अब जो जमीन पर काम होगा कि अगर आपको महिलाओं को पैसे कुछ देने हैं तो वो देना शुरू कर देना होगा। और इसी तरह से अगर गैस पर कोई रियायत देनी है तो वो देनी शुरू कर देनी होगी, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है, इसलिए अब काम का समय है। और जो भी आप मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काम कर सकते हैं उसे करके दिखाना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सरकार को अपना बहुमत साबित करना है, विश्वास मत हासिल करना है, जिसके लिए 8 जुलाई का वक्त तय किया गया है। और जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी सरकार सुरक्षित है और विश्वास मत आसानी से हासिल कर लेगी। लेकिन उससे पहले की तमाम कवायदें और किसी तरह का कोई टूट ना हो, इसे लेकर भी नजरें रखी जा रही हैं और तमाम विधायकों के साथ बैठकें भी बुलाई गई हैं ताकि विश्वास मत सुनिश्चित किया जा सके इसे लेकर। लेकिन इस बार थोड़े आंकड़े उलटफेर जरूर विधानसभा में नजर आएंगे और हमने बताया वो आकलन क्यों और कैसे बनता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी सरकार आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेगी, ऐसी फिलहाल उम्मीद की जा रही है।